बैक एवरीवन। अब लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट करा था, देखा था क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं वही एक और बायोटेक की एप्लीकेशन मेडिसिन में। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. ये कह रहे हैं कि अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब से आई है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे हेल्थ केयर पे, बहुत इमेंस, बहुत अच्छा खासा इफ़ेक्ट पड़ा है। जिससे क्या हुआ है उसमें कि हम क्या कर पा रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर पा रहे हैं सेफ और मोर इफ़ेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स का, जो बहुत सेफ हैं और इफ़ेक्टिव हैं, बहुत कारगर हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बना पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as is common in case of similar product isolated from the non-human source. अब बायोटेक की मदद से जो हम मेडिसिन बनाते हैं या जो भी ड्रग्स बनते हैं उसमें कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आता है। मतलब जैसे कि अगर पहले टाइम पे कोई भी नॉन ह्यूमन सोर्सेज लाइक स्लॉटर पिग्स होते थे, जानवर, उनके थ्रू हॉर्मोन्स निकाले जाते थे जिस उनको एडमिनिस्ट्र किया जाता था ह्यूमंस बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आते थे जो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता था। तो ये चीज़ें कम हुई हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि हम जो उससे ड्रग बनाते हैं, जो भी मेडिसिन हम उससे बनाते हैं, उसमें अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने नहीं मिलते हैं। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज़। यहाँ से क्वेश्चन आया गया, पूछा गया, अप्रॉक्स एट प्रेजेंट आज के समय में 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स अप्रूव है ह्यूमन यूज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में उसमें से 12 यूज़ किए जाते हैं मार्केट में जो प्रेजेंट है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at the regular interval. What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? अब ये कह रहे हैं हमें पता है इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना। अगर किसी की बॉडी ह्यूमन इंसुलिन बना ही नहीं पा रही है तो वो क्या करे? इफ़ यू वुड डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू बी आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम द अदर एनिमल्स। आप देखोगे तो ये सोचोगे कि उसे आइसोलेट करे दूसरे एनिमल से और फिर उसको यूज़ करे। वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर एनिमल बी जस्ट एज इफेक्टिव एज अ सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ? क्या वो जो दूसरे जानवर से आइसोलेटेड वाला इंसुलिन होगा वो इतना इफेक्टिव होगा जितना हमारी बॉडी सिक्रेट करती? वुड इट नॉट एलेक्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमिडिटी? और क्या उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा हमारी बॉडी में? नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अब इमेजिन करो क्या एक ऐसा बैक्टीरिया अवेलेबल हो जो इंसान का इंसुलिन बना दे। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। सडनली एकदम से सारा प्रोसेस एकदम सिंपल बन जाएगा। हम इजीली ग्रो कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया को और हम जितना चाहें उतना इंसुलिन बना सकते हैं। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ डायबिटिक पीपल और नॉट। हम ओरली उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते, क्योंकि जब हम ओरली कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाती है और स्टमक में क्या होता है, HCl होता है जो उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा, इसलिए हम उसको ओरली नहीं लेते हैं। इंसुलिन यूज फॉर अ डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ द स्लॉटर कैटल एंड पिग्स। जो इंसुलिन पहले यूज़ किया जाता था डायबिटिक पीपल्स के लिए, उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे? पेनक्रियाज से। स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स जो होते थे वहाँ से उनको उनके पेनक्रियाज से निकाला जाता था इंसुलिन। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। जो इनसे इंसुलिन आइसोलेट करके कहीं कुछ पेशेंट्स में डाले जाते थे, उनमें एलर्जिक रिएक्शन देखने मिलते थे या कोई दूसरे ही रिएक्शन देखने मिलते थे। क्योंकि क्यों देखने मिलते थे? क्योंकि एक फॉरेन पार्टिकल या एक फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी में आ रहा था। और हमारे इम्यून सिस्टम का काम है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन चीज़ आए तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना। अब इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब इंसुलिन के पास 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। एक चेन ए, जिसे बोलते हैं चेन ए, दूसरी चेन होती है बी, दैट इज चेन बी। ये 2 चेन है और जो कैसे जुड़ी होती हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज बना के ऐसे ये जुड़ी होती हैं हमारी चेन्स। दैट इज आर इंसुलिन। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड। किस चीज़ का बना है हमारा इंसुलिन? 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ है। एक चेन ए है, दूसरी चेन बी है, जो एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज से अरेंज हैं, जैसे कि ये।
ये हमारा क्या है, प्रो इंसुलिन, मतलब उसकी इनएक्टिव फॉर्म। एक चेन ए है, चेन बी है, ए पेप्टाइड, फिर डाइसल्फाइड ब्रिज से ये दोनों कनेक्ट हो गए, और ये जो सी पेप्टाइड होती है जो इसको इनएक्टिव बनाती है उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो वही लिखा है, मैचुरेशन ऑफ द प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन सिंप्लीफाइड। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ हार्मोन। मैमल्स में भी हमारे अंदर भी जो इंसुलिन है कैसे सिक्रीट होता है, एक प्रो हार्मोन की तरह, लाइक अ प्रो एंजाइम और अ प्रो हार्मोन आल्सो नीड टू बी प्रोसेस बिफोर इट बिकम फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। मतलब उसकी इनएक्टिव फॉर्म होगी, सिंपली उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको एक्टिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब ये प्रो इंसुलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चेन थी, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, इन दोनों के बीच में एक और चेन होती है, इसे बोलते हैं सी चेन। तो ये सी पेप्टाइड होती है जिसको इमेच्योर या इनएक्टिव बनाती है। इस सी पेप्टाइड को हमें रिमूव करना होता है जब हम मैच्योर इंसुलिन बनाते हैं। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू अ मैच्योर फॉर्म। तो क्या था अब इसका मेन जो यहाँ पे हमें चैलेंज आ रहा था कि जब हम इंसुलिन बनाएंगे, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू अ मैच्योर फॉर्म। किस में चाहिए था, मैच्योर फॉर्म में। इन 1983 में जो एल एक अमेरिकन कंपनी आई, उसने क्या करे कि दो डीएनए सीक्वेंस को ए और बी को अलग अलग बनाया ह्यूमन इंसुलिन को। वही लिखा है, डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई प्रोड्यूस इनटू इंसुलिन चेन। अब जो ये ऐसे बन रहा था इंसुलिन, जब एक ही में बन रहा था वो मैच्योर फॉर्म में बन रहा था। अब लेकिन ये चैलेंज है कि हमें एकदम मैच्योर फॉर्म में नहीं चाहिए, जब उसको काम करना है तब उसको मैच्योर फॉर्म में आना ज़रूरी है। तो क्या किया, एल कंपनी आई, उसने दो मतलब बैक्टीरिया लिए, ए चेन अलग बनाई, बी चेन अलग बनाई। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ ह्यूमन इंसुलिन। और फिर बाद में उसको ह्यूमन इंसुलिन में कन्वर्ट किया, मतलब ए चेन अलग बैक्टीरिया में, बी चेन अलग बैक्टीरिया, बाद में उन दोनों को कंबाइन करा विद डाइसल्फाइड ब्रिज, तो वो बनता है हमारा मेच्योर फॉर्म। तो ऐसे करा एल कंपनी ने, जो चैलेंज आ रहा था उसको सॉल्व करा। Now another is gene therapy. If a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such disease? Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in a child embryo. अब क्या लगा, कोई पर्सन बॉर्न हो रहा है, उसको हेरिडिटरी डिजीज़ है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो क्या उसे करेक्ट किया जा सकता है? हाँ, तो उसके लिए जीन थेरेपी हम कर सकते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। जीन थेरेपी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ मेथड, क्या है, बहुत सारे मेथड्स का कलेक्शन है। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउस करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। एक कलेक्शन है बहुत सारे मेथड का जिसके थ्रू हम करेक्शन कर सकते हैं जीन डिफेक्ट का जो डायग्नोज हो एक चाइल्ड में या किसी एम्ब्रियो में। Here, genes are inserted into a person's cell and tissue to treat a disease, correction of a genetic defect involve delivery of a normal gene into an individual or embryo to take over the function of the compensate for the non-functional gene। अभी क्या कह रहे हैं कि हम कैसे करते हैं ये काम। यहाँ पे क्या किया जाता है, जीन्स जो होते हैं उनको इंसर्ट किया जाता है पर्सन के सेल में या फिर टिश्यू में डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट, अगर हम जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल के अंदर उस जीन डिफेक्ट को ठीक करने के लिए वहाँ पे हमें नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि वो फंक्शन कर सकें और कंपनसेट कर सकें जो भी नॉन फंक्शनल जीन था वहाँ पे उसको हटाकर उसको कंपनसेट कर दें और वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करें। तो जीन डिफेक्ट में यही होता है बेसिकली, जो भी डिफेक्ट है उसकी जगह वहाँ पे फंक्शनल और करेक्ट जीन डाला जाए जिसकी वजह से जो काम नहीं होता वो काम हो जाए। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, सबसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी जो थी वो कहाँ हुई और किसकी हुई। The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। किसकी हुई थी, 4 साल की बच्ची की जो 1990 में हुई थी, और क्या थी उसको, एडिनोसिन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी थी, ADA, एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये एंजाइम बहुत आवश्यक है हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे शक्ति सशस्त्र जो भी वो होता है उसे बोलते हैं हिंदी में, हाँ यही बोलते हैं शायद, शक्ति सशस्त्र और सिस्टम जो भी होता है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको काम करने के लिए बहुत नेसेसरी है।
द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमाइनेज। अब ये डिसऑर्डर क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे उस जीन का, उस सीक्वेंस का डिलीशन हो गया जो इस हमारे लिए कोड करने वाला था एडिनोसिन डीएमाइनेज के लिए, तो वही चीज़ वहाँ पे डिलीट हो गई, इसलिए ये डिसऑर्डर बना। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब बहुत सारे चिल्ड्रंस में जो एडीए की डेफिशिएंसी होती है उसे हम क्योर कर सकते हैं अगर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और कुछ में कैसे कर सकते हैं हम इसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें फंक्शनल एडीए दिया जाता है पेशेंट को थ्रू इंजेक्शन। तो इसे कह रहे हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है? फंक्शनल एडीए दिया जाता है पेशेंट को बाय एन इंजेक्शन। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। लेकिन अब ये दोनों अप्रोचेस तो है, लेकिन दोनों क्या है? क्यूरेटिव नहीं है, कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है कि एक बार डाल दिया और परमानेंटली सही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। As a first step towards the gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body। अब हमें जीन थेरेपी करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कि जो हमारी क्या है लिम्फोसाइट्स है उसको पेशेंट की बॉडी में से निकालना पड़ेगा, उसे कल्चर में ग्रो करना पड़ेगा बाहर। फिर फंक्शनल ए डीएनए या सी डीएनए रेट्रोवायरल वेक्टर यूज़ करके इंट्रोड्यूस किया जाता है लिम्फोसाइट्स में। जो हमने लिम्फोसाइट्स निकाले हैं बाहर कल्चर किए हैं, फिर उसमें ये एंजाइम ये डीएनए डाला जाएगा, जो सब्सिक्वेंटली फिर वापस पेशेंट में वो लिम्फोसाइट उठा के डाले जाते हैं। However, as these cells are not immortal, ये क्या है? इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, ये बार बार इनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, बार बार डालना पड़ेगा। द पेशेंट रिक्वायर्स द पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। ऐसे जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हैं उनको बार बार पेशेंट की बॉडी में डालना पड़ेगा। हाँ, अगर जीन आइसोलेट किया जाए मैरो से और जो एडीए को उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए सेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज भी, तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। अब देखो यही बताया होगा उन्होंने कि however as these cells are not immortal, the patient require periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolate from the marrow cell producing cells producing ADA is introduced into cells at the early embryonic stage, it could be a permanent cure। अगर हम उसके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर डाल दें तो कैसा क्योर होगा? परमानेंट क्योर होगा। अब इन्होंने कहा तुम जीन थेरेपी कर सकते हो दो तरीके से, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो या उसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से। अब दोनों ये मेथड हैं, कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको बॉडी में से निकाला जाएगा, कल्चरली किया जाएगा, उनको ग्रो किया जाएगा लैब कंडीशन में। फिर उसके बाद उसमें वो फंक्शनल सी डीएनए डाला जाएगा, इंट्रोड्यूस करा जाएगा, फिर उन लिम्फोसाइट्स को वापस से उस पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब ये सेल्स क्या है? इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, विद टाइम ये भी डिग्रेडेड होंगे। तो इसमें क्या होगा? हमें पीरियोडिक बार बार पीरियोडिक रिप्लेसमेंट होता जाएगा, पीरियोडिकली इन्फ्यूज़ करने पड़ेंगे, डालते रहने पड़ेंगे उसकी पेशेंट की बॉडी में। वहीं पे अगर ये प्रोसेस किया जाए एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब ये परमानेंट क्योर बन सकता है। नाउ द मॉलिकुलर डायग्नोसिस। You know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important। अगर हमें किसी भी डिजीज़ का अच्छा ट्रीटमेंट करना है और जब वो अगर वो जल्दी पता चल जाए, उसकी पूरी फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी पता चल जाए, तो हम आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जैसे कि सीरम और यूरिन एनालिसिस। जो अर्ली डिटेक्शन होता था वहाँ पे पॉसिबल नहीं है सीरम और यूरिन को एनालिसिस करके। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एंड द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसए आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अब इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं हम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसए। ये कैसी हैं? कुछ टेक्निक्स हैं जो क्या करती हैं? अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन, अगर पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस नॉर्मली सस्पेक्ट किया जाए, व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम। कभी कब होता है ये सस्पेक्ट? जब पैथोजन ने वहाँ पे डिजीज सिम्टम प्रोड्यूस कर दी हो। बाय दिस टाइम जो कंसनट्रेशन होती है पैथोजन की ऑलरेडी बहुत हाई होती है बॉडी में। हाउएवर वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और द वायरस एट द टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल। वहीं पे जब सिम्टम्स विजिबल नहीं है जब तक, तो वहाँ पे कंसनट्रेशन जो होती है बैक्टीरिया और वायरसेस की बहुत कम होती है। और हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे? जब उनका एम्प्लीफिकेशन कर देंगे उनका न्यूक्लिक एसिड को बाय द पीसीआर। जब उसकी न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन कर जाएगा, उसकी बिलियंस में कॉपीज़ बन जाएंगी, तो हम वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे वो प्रेजेंट है कि नहीं है।
अब हम पीसीआर पढ़ के आए हैं हमारा लास्ट चैप्टर में कि कैसे होती है पूरा प्रोसेस। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। पीसीआर को अब एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन द जीन्स इन सस्पेंडेड कैंसर पेशेंट टू। इसको हम कैंसर पेशेंट्स में भी यूज़ करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि जीन्स में म्यूटेशन कहाँ तक हुई, किस लेवल तक हुई। इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके थ्रू हम बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पता कर सकते हैं। किसके थ्रू? पीसीआर के थ्रू। A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is allowed to hybridise to its complementary DNA in a clone cell followed by detection using the autoradiography। अब जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या आरएनए है, हम उसको टैग कर दें एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। सपोज ये हमारा डीएनए है और हमने इसमें एक ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है इसके साथ टैग कर दिया। अब ये जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है ये डीएनए है, जहाँ जहाँ ये डीएनए मूव करेगा इसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल भी मूव करेगा। तो वही कहा गया है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को हम टैग करते हैं एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जिसके इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ द सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। अब जहाँ जहाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी उसके क्लोन में, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर पाएंगे जिसकी वजह से हम डीएनए को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complemented with the mutated gene। तो अब इसके थ्रू हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? जो क्लोन होगा, जो म्यूटेटेड जीन होगा उसके वो डिटेक्ट ही नहीं होगा फोटोग्राफिक फिल्म पे। समझ रहे हो क्या क्या जा रहा है? ये कह रहे हैं कि अब हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब डीएनए है, हमने इसके साथ ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डिटेक्ट कर दिया। अब जो इसकी रेप्लिका बनेगी, जो भी चीज़ बनेगी जिस जिस जगह ये मूव करेगा, ये डीएनए मूव करेगा, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे क्योंकि वहाँ पे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा हुआ है। लेकिन जो म्यूटेटेड जीन होगा, जो म्यूटेटेड सीक्वेंस होगा, वो फोटोग्राफिक फिल्म पे आएगा ही नहीं, जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये म्यूटेटेड वन है, ये अपीयर ही नहीं हुआ है हमारी फोटोग्राफिक फिल्म पे क्योंकि हमने ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डाल दिया है और वो हाइब्रिडाइज हो चुका है उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। अब जैसे जैसे ये मूव करेगा, जिस जिस जगह ये जाएगा तो पता चल जाएगा हाँ भाई ये वही है विदाउट म्यूटेशन वाला, इसमें हमने ये चीज़ डाली थी, ये हाइब्रिडाइज फॉर्म है। वहीं पे जो नहीं दिखेगा फोटोग्राफिक फिल्म पे पता चल जाएगा ये म्यूटेटेड जीन है, ये अपीयर ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे डिटेक्ट करते हैं। दूसरा, डेट एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एलाइजा किस चीज़ पे बेस्ड है, क्या उसका प्रिंसिपल है, किस पे बेस्ड है? वो प्रिंसिपल ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन पे बेस्ड है हमारा एलाइजा। इन्फेक्शन बाय द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा। जो इन्फेक्शन होता है पैथोजन के थ्रू उसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम एंटीजन की प्रेजेंस से। और डिटेक्टिंग बाय द एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं जो अगेंस्ट द पैथोजन बनती है। तो इस चीज़ पे बेस्ड है एलाइजा, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। अगर कोई पैथोजन है तो वहाँ पे एंटीजन्स मिलने वाले हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन या फिर वहाँ पे एंटीबॉडीज़ मिलेंगी जो उसके अगेंस्ट बनेगी। नाउ व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक एनिमल? ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल दैट हैव एट देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animals। ऐसे एनिमल जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया गया है ताकि वो पजेस कर सकें, रख सकें और एक्सप्रेस कर सकें फॉरेन जीन को, मतलब जिनके थ्रू हम ये ट्रांजिशन कराते हैं, दैट आर ट्रांसजेनिक एनिमल। जिनको यूज़ किया जाता है, उनका डीएनए मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो फॉरेन जीन को अपने अंदर पजेस करके एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कि ट्रांसजेनिक रैट्स होते हैं, रैबिट होते हैं, पिग, शीप, काउ, फिश हैव बीन प्रोड्यूस। ऑल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। ये सबको ही पता है सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? माइस हैं। अब जैसे सपोज़ कोई ड्रग या कोई भी सब्सटेंस बनता है या हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम डायरेक्टली उसको ह्यूमन ट्रायल नहीं करते हैं। एक माइस के डीएनए को म्यूटेट करके, मैनिपुलेट करके देखा जाता है जो भी चीज़ है क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसके। तो लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन्स। हाउ, अब क्या है कि ये एनिमल क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस, हाउ कैन मेन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन। अब हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट। Transgenic animal can be specifically designed to allow the study of how the genes are regulated and how they affect the normal function of the body and its development। इनको क्यों डिज़ाइन किया गया है? इनको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम ये पढ़ सकें, समझ सकें कि जीन कैसे रेगुलेट होता है, कैसे नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करता है बॉडी को और कैसे वो डेवलपमेंट में हेल्प करता है।
और कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, जैसे कि स्टडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर by introducing gene from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that results, information is obtained about the biological role of the factor in the body। अब जैसे कि अगर हमें पढ़ना है कि जो इन्वॉल्व होता है ग्रोथ में, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो उसका क्या असर होता है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे उसकी फॉर्मेशन ऑल्टर करती है, क्या उसके इफेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल। तो क्या देख सकते हैं हम उनसे, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट। सेकंड वाज द स्टडी ऑफ द डिजीज़। अब कोई बीमारी है तो हम उसके थ्रू उनके ऊपर काम करके देख सकते हैं। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम समझ सकें कि कैसे जीन कंट्रीब्यूट करता है किसी डिजीज़ के डेवलपमेंट में। तो ये भी इनका एक फंक्शन है दूसरा, कि मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिज़ाइन टू इंक्रीज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़। कि कोई भी एक जीन है, हमारे डीएनए सीक्वेंस है, उसमें बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। अगर कोई भी जीन डिलीट हो जाए, कोई एक्स्ट्रा जीन कुछ भी हो जाए, ऑल्ट्रेशन हो जाए, शिफ्ट हो जाए, इंसर्शन हो जाए, डिलीशन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें कैसे किसी भी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी हम इनके थ्रू देख सकते हैं। These are specially made to serve as a model for the human disease so that the investigation for new treatment for the disease made possible। ये क्या काम करते हैं, एक मॉडल की तरह काम करते हैं ह्यूमन डिजीज़ की तरह। हम उनका पता लगा सकते हैं कि वो डिज़ीज़ क्यों हुई, किस लिए हुई, और उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे तो कितना असर होगा, कैसे होगा। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ऑफ द ह्यूमन डिजीज़। बहुत सारे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन डिजीज़ के लिए, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर, इन सारी डिजीज़ के लिए।